राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी जीते। राजस्थान के आवास बनकर काम करेगा। सरकार को पूरी तरीके से हम समर्थन किस तरह से दे सकते हैं वो हमारी प्राथमिकता सदन में रहेगी। बीजेपी के राजेंद्र गहलोत भी जीते। गहलोत के सियासी कौशल से बीजेपी चित। बीजेपी नहीं भेद पाई गहलोत की जादूगरी। अब आगे की कैसी होगी सियासत? आगे का घटनाक्रम क्या मोड़ लेगा? गहलोत फिर साबित हुए सियासत के सिकंदर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ में जेपी शर्मा। राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव आज संपन्न हो गए। 3 में से 2 सीट कांग्रेस ने जीती, एक भाजपा ने। यानी गणित जो कहती थी वही हुआ। राज्यसभा के लिए वोट आज पहली बार नहीं डाले गए। लेकिन इन चुनाव में बहुत कुछ ऐसा है जो पहली बार हुआ। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप जैसे इस बार लगे वैसे पहले कभी नहीं लगे। निर्दलियों की पूछ जैसी अभी हुई वैसी कम ही हुई होगी। हफ्ते भर से ज्यादा की बाड़ेबंदी और जवाबी बाड़ेबंदी भी पहली बार ही हुई। चुनाव के दंगल में एसीबी और एसओजी भी पहली बार किरदार बने। और केंद्र के दिग्गजों ने जयपुर में इतना लंबा डेरा भी शायद पहली बार ही डाला हो। ये सब शायद इसलिए हुआ कि लड़ाई केवल राज्यसभा की सीटों की नहीं थी। लड़ाई जितनी दिख रही थी केवल उतनी नहीं थी। तो असल लड़ाई क्या थी या क्या है, इसकी परतें आने वाले वक्त के साथ खुलेंगी। लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इन राज्यसभा चुनावों पर पूरे देश की नज़रें अलग अलग तरह के कयासों के साथ टिकी हुई थीं। तो 3 सीटों के नतीजे तो आ गए, लेकिन इस घटनाक्रम का प्रदेश की राजनीति पर क्या असर होगा, क्या नतीजे लेकर आएगा, आज प्राइम डिबेट में ये समझने की कोशिश करते हैं इन सवालों के जरिए कि चुनाव संपन्न हुए, क्या जोड़ तोड़ की सियासत भी खत्म हुई। क्या ये जोड़ तोड़ फोड़ के सिलसिले की शुरुआत है? और प्रदेश की राजनीति को क्या मोड़ देगा राज्यसभा चुनाव का यह हालिया घटनाक्रम? हमारे साथ प्राइम डिबेट में अभी वासुदेव देवनानी साहब हैं, कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री। श्याम सुंदर शर्मा, सॉरी बीजेपी के बिल्कुल वासुदेव देवनानी जी को आप सब जानते हैं, पूर्व मंत्री हैं और भाजपा के विधायक हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। और कांग्रेस के मेहमान शायद जश्न से जल्दी फ्री होंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में होंगे, नहीं तो हमारे साथ ही उनको फोन पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। देवनानी साहब, सबसे पहले आपके पास चौथी सीट जो आप जीतने नहीं जा रहे थे, ये आपको पता था। जो गणित कहती थी वही हुआ। गणित के दायरे से बाहर चीजें नहीं गईं और नहीं जाएंगी, ये शुरू से पता था। तो आप जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे थे, जिस लक्ष्य को लेकर ये स्थिति आपने पैदा की, वो लक्ष्य पूरा हुआ आपका? निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य प्राप्त हुआ। हमने विचार किया कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा वोट है उसके लिए हम हमारा उम्मीदवार खड़ा करें। और लोकतंत्र में पार्टी को पूरा अधिकार है। कई बार राष्ट्रपति चुनाव में भी वोट नहीं होते हैं, फिर भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। ये लोकतांत्रिक अधिकार है। दूसरा ये था कि हमारे जो नए विधायक हैं उनको जरा राज्यसभा चुनाव जी कैसा होता है, वोट कैसे डाला जाता है, इसका अनुभव भी उनको मिले। और तीसरा, जो कांग्रेस के अंदर अंतर का है वह उजागर हुई और एक डर पैदा किया गया कि उनमें हो गया कि जिसके कारण से क्या होगा। इसलिए 9 दिन उन्होंने 9 दिन पहले बाड़ेबंदी की और बाड़ेबंदी करके इन कांग्रेसी विधायकों निर्दलियों को इतना सम्मान, इतना समय शायद पहले भी कभी नहीं मिला, ये उनको मिला। तो इसके कारण से राजस्थान की राजनीति में चौथा जो मुद्दा वो शायद आवे, जिसमें कांग्रेस की जो आंतरिक कलह थी उस मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की। अब इन्होंने उप मुख्यमंत्री को किस तरह से कॉर्नर किया जा सकता है और केंद्र की नजरों में अपने आप को किस प्रकार से एक हाईलाइट किया जाए, उसमें अशोक जी गहलोत सक्सेस हुए। लेकिन इसकी असली परीक्षा जो है वो इसके बाद होने वाली है। इन्होंने कईयों को आश्वासन दिए
कईयों को कुछ को मंत्री बनाने के लिए दिए, कईयों को कुछ दिए। तो निश्चित रूप से वो कितने पूरे होंगे, कितने काम होंगे तो समय बताएगा। उसके कारण से जो असंतोष उभरेगा उसके क्या परिणाम होंगे, ये सब केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं ना? हाँ, अभी तो कोई प्रयास तो नहीं है कयास के साथ? नहीं, प्रयास हमारे हमेशा कभी भी हमने प्रयास तोड़ने का राजस्थान के आज तक का इतिहास है। ये कांग्रेस की ही स्वभाव रहा है कि जिन्होंने 2008 में 2018 में बीएसपी के एक राष्ट्रीय दल के नाम से जाना जाता था कि दल के नेता से कभी पूछा नहीं गया और यही उनको अपने आप में कैसे मिलाया। मैं उसमें गहराई में भी नहीं जाता, जब प्रलोभन दिया या और कुछ दिया, लेकिन दोनों पार्टी को 2 बार हड़प गए। ये तो कांग्रेस की सोच रही है। हमने किसी पार्टी को नहीं हड़पा, हमने किसी पार्टी का नहीं कहा। तो ये तो उन्हीं के हिसाब से ही हमेशा रहा है। हमने कभी भी नहीं किया। तो अपने आप कांग्रेस में ये अपने आंतरिक दबाव, आंतरिक कलह से ही कुछ परिणाम आएंगे। हम तो लोकतंत्र में जो विपक्षी भूमिका है वह पर्याप्त हम लोग डील कर रहे हैं, विधानसभा में किया, बाहर भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। साहब बाकी सारी बात तो समझ में आती है देवनानी जी, लेकिन जो आपने उद्देश्य गिनाए ना कि नए विधायकों को अनुभव हो, राज्यसभा का वोट कैसे डाला जाता है, इस चीज़ के लिए तो इतना बड़ा जोखिम जो आपने पैदा किया कि राज्यसभा के चुनाव कराने पड़े, कोरोना के इस दौर में 200 आदमियों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ा, तमाम सरकारी मशीनरी को लगना पड़ा, और उसके बाद जो हालात पैदा हुए उस पर तो अभी हम आएंगे। आपको ये लगता है कि ये वर्थवाइल था? बिल्कुल। लोकतंत्र में हम हमारा उम्मीदवार खड़ा करके आखिर विपक्ष में इस प्रकार का जो सत्ताधारी दल है उसको अपने आप पे अविश्वास हो गया कि हमारे साथ दो लोग हैं भी कि नहीं है, इसलिए उन्होंने बाड़ेबंदी भी की, इसलिए उनको इतना सीएम को रहना पड़ा, केंद्र से इतने सारे लोग आ गए, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो विपक्ष के नाते जो हमारा रोल था उसको करने में हम सक्सेस हुए और उनकी जितनी भी बातें थी वो उजागर हो गई। इसलिए आप देखो रमेश मीणा अंतिम दिनों में आए, विश्वेंद्र सिंह कुछ ना कुछ बोलते रहे हमेशा, उसके पहले भरत सिंह जी ने पत्र लिखा। तो इनके अंदर तो कई चीजें थी जो खुल करके सामने आई। ये ठीक है वो वोटों में परिणित नहीं हुई, ये एक अलग विषय है, लेकिन सामने तो आई जनता के। चलिए श्याम सुंदर शर्मा जी, कांग्रेस से हमारे साथ अभी मेहमान जुड़े हैं, इस बीच आपके पास आ रहा हूँ। ये जो मासूम कारण जो बताया ना देवनानी जी ने कि लोकतंत्र में अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करना ही करना था, इसलिए दूसरा व्यक्ति उतारा गया, बाकी के वोट बेकार नहीं जाए और विधायकों को अनुभव हो जाए, इसके लिए जो जोखिम उठाई गई, ये जोखिम समझ में आती है क्या, जस्टिफाई होती है क्या श्याम सुंदर शर्मा? देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि देवनानी जी अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान का परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट रूप से था कि कांग्रेस 2 जीतेगी और बीजेपी नहीं जीतेगी। डमी कैंडिडेट के रूप में लाए थे अपार सिंह लखावत को, बाद में यहाँ सक्षम तरीके से निर्णय नहीं कर पाए, इसलिए कैंडिडेट के रूप में रह गए। अभी बार बार कहते कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने एकता का सूत्र बांध करके 123 दिला दिए। साहब स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास जो थे हमारे रहे और कहीं गए नहीं बिखर कर। अब आप बार बार कह रहे देवनानी जी कि हमने खरीदने की कोशिश नहीं की। आप कर्नाटक का बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, गुजरात में हाल ही में जो कुछ हुआ उससे स्पष्ट होता है कि देखिएगा कि क्या कुछ कर सकते थे। अब क्योंकि एसओजी में भी मामला दर्ज है, एसीबी में मामला दर्ज है, तो बहुत सारी चीजें आगे का क्या संदेश जाएगा। अभी कह रहे देवनानी जी किसी को मंत्री दिया पद, किसी को क्या देंगे, किसी को नहीं देंगे, ये मुख्यमंत्री का एकाधिकार है और वो जो भी कुछ कर सकते हैं, निर्णय अपने नियमों के अनुरूप कर सकते हैं निर्णय, और अगर विश्वास में ले सकते हैं। देखिए 13 निर्दलीय विधायकों को विश्वास में लेना और बीएसपी के जो 6 लोग आए वो उसको अपने पास रखना और आरएलडी के जो आप कर सकते हैं देवनानी जी, आप बात कर सकते हैं उनसे सीधे। तो ये सारी चीजें आपके लोग लालच तो दिया गया ना, चाहे मंत्री पद का हो, चाहे पैसों का हो, चाहे कामों का हो, लोग लालच सही में राजनीति के अंदर, उसके बारे में तो स्पष्ट करेंगे। मैंने निवेदन किया। मेरी बात तो सुनिए देवनानी जी, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि हमने तो कभी कुछ किया नहीं। ये 1990 की बात याद कर लीजिए, बेरू सिंह जी ने राजेंद्र गहलोत आपके बीजेपी के बने कैसे, आपको मालूम, जनता दल के थे, दिग्विजय सिंह को तोड़ दिया आपने। आप कह रहे हो ना बीएसपी को ये ले आए, शिकायत कौन करता है? राजेंद्र गहलोत करते हैं, जो खुद आए थे बाहर से निकल के, क्योंकि ये तो संकेत थे नहीं, ये मूल रूप से थे नहीं। तो आप देखिएगा कि जब बीएसपी वाले आते हैं तो आप कहते हो कि एलिफेंट ट्रेडिंग हुई है, ये सारी बातें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपके यहाँ वसुंधरा जी ने आकर के कहा
कि देखिए हमारा तो एक कैंडिडेट जीत सकता था, 2 कैंडिडेट क्यों खड़े कर दिया। एक आपके भी लोग बाड़ेबंदी में मजबूरन 16 तारीख को आपको भी जाना पड़ा, क्योंकि आप भी एक सूत्र में बना रहना पड़ा। देखिए आरएलडी के तीनों गए आपने, ये बात सही है कि वसुंधरा जी का विरोध करने के बाद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी को दिया समर्थन, क्योंकि जिस तरह वसुंधरा जी सक्रिय हुई और खुशनुमा माहौल आपके खेमे में हुआ, तो स्पष्ट है। देखिए कांग्रेस में जिस तरह का कैंडिडेट खड़ा किया, साफ कहा कि जब सोनिया गांधी का कैंडिडेट है तो हम विरोध भी नहीं करेंगे। आप रमेश मीणा ने आज कहा खुल करके कि मुख्यमंत्री जी से बात नहीं की, मुख्यमंत्री जी हमारे नेता नहीं, राहुल गांधी नेता है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री राजस्थान के मुखिया हैं, ऐसी स्थिति में रमेश मीणा क्योंकि कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको ये सब कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा हो सकता हो कि उसमें कह के विश्वेंद्र सिंह शुरू से फिर बाद में साथ रहे, उन्होंने ट्वीट किया था सारी बातें, भरत सिंह बिल्कुल साथ रहे। आप देखिएगा कि वोट जब पड़े हैं कांग्रेस का एक भी वोट आपकी तरफ नहीं आया, अंतरात्मा की आवाज आप उसको नहीं करा पाए, आप उसके अंदर बदलाव नहीं करा पाए। कितनी बार कह रहे थे, आप कह रहे थे, अशोक लाहौटी तो आज सुबह 3 बार कह रहे थे, आपने तो बदलाव कर दिया। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी एक बात बताइए श्याम सुंदर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि कांग्रेस का यहाँ पर कोई व्यक्ति है नहीं जवाब देने वाला, पर आप पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं एक पत्रकार के तौर पर, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। जैसा इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्तारूढ़ दल की अंतर्कलह उजागर हुई, उससे समझ में यह आता है कि भारतीय जनता पार्टी का कुल मिलाकर के 1-1.5 साल से जो परिस्थितियां बनी हुई थी, जब सरकार बनी तब काफी द्वंद्व दिखाई दिया, उसके बाद में धीरे धीरे वो चीजें कुछ तो नेपथ्य में चली गई, और कुछ समझदारी भी एक दिखानी होती है जब आप किसी बड़े ओहदे पर होते हैं, तो सार्वजनिक रूप से कोई मतभेद जाहिर नहीं किए गए। उससे जो एक विराम आ गया था उस तरह की चर्चाओं पर, उस ठहरे हुए पानी में तो कंकड़ डाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। श्याम सुंदर शर्मा, देखिए जेपी शर्मा जी, आप बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस में कुछ उछाल भी हुआ, नाराजगी भी हुई, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट अगर निर्दलीय विधायकों को लेकर के बातचीत करते हैं और मुख्यमंत्री जी नाराज लोगों के साथ बैठ करके मनमुटाव दूर करने की कोशिश करते हैं, जो कि वोटों के माध्यम से स्पष्ट हो गया। अब बीजेपी में भी पहली बार सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में वसुंधरा जी आई उस खेमे में और बातचीत की और सारा सिलसिला हुआ, तो ये बहुत सारी चीज गैपिंग दोनों तरफ थी, वो समाप्त हुई। क्योंकि आने वाले समय देखिएगा कि आप देखिएगा शहरी निकाय के चुनाव 196 के होने नजदीक टाइम में, आने वाले अगस्त में हो या कब हो, उसके बाद आपके पंचायत के चुनाव होंगे, जिला परिषद के चुनाव होंगे, पंचायत समिति के चुनाव होंगे। ये बहुत बड़ा संदेश अब जाएगा। देखिएगा अब बिखराव की स्थिति नहीं है, हम एकता के सूत्र में लड़ेंगे, तो आने वाला जो शहरी निकाय के चुनाव और पंचायतों के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस जिस तरह से जीती है, वो फिर जीत सकती है। निकाय चुनाव को लेकर देवनानी जी आपको जो कहना है, श्याम जी की बात आपने जो 2 बातें कही, आपने मध्य प्रदेश और गुजरात की बात उठाई। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कोई पैसे की कमी नहीं, वह तो अपने सम्मान उनको नहीं मिला, यहाँ तक राहुल गांधी ने मिलने तक का समय नहीं दिया, अपने आप को वहां पे अपमानजनक स्थिति में रहे, इन्हें वो उनके समर्थक छोड़ करके आए, यानी कोई पैसे की जोड़ तोड़ हुई, इसका मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है। इसी प्रकार गुजरात में कोई भी व्यक्ति अपने कुछ पैसों के लिए विधायक का इस्तीफा देगा, इधर उधर दूसरी कोई बात हो तो समझ में आती है, विधायक से इस्तीफा देगा, ये कभी भी संभव नहीं होता। ठीक है, ये जो हुआ है इसके कारण निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर केंद्र में कोई नेतृत्व नहीं है, सब नेतृत्वहीन पार्टी के अंदर डूबते हुए जहाज से निकलना चाह रहे हैं, इन्हें अपने स्थान पर अलग हुए। और जिसके कारण आपने दूसरा कहा कि कांग्रेस के अंदर निश्चित रूप से ये जो भूचाल आया, जिसके कारण से रमेश मीणा 5 दिन तक बाहर बैठे रहे, इसी तरह आपके भरत सिंह जी पत्र लिखते हैं, दूसरे अंदर आए, उछाल आया, और यहाँ तक 27-28 कांग्रेस ही अंदर अपने आप को असंतुष्ट अनुभव कर रहे थे। यही है ना कि ये बात यही है ना देवनानी जी कि ये जो आप चाह रहे थे वो आपका वांछित जो काम था वो हो गया, यही सब देखना चाह रहे थे, आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे। एक्चुअली हम तो उनके एक्सपोज हो गए, हमें हमारी ड्यूटी विपक्ष के नाते वो अपने आप एक्सपोज हो गए। हमने तो हमारी ड्यूटी पूरी की विपक्ष के नेता, विपक्ष के रूप में, कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था, हमने खड़ा करके अपने वोट उसको दिए। जहां तक आप ये कह रहे हैं, हमारे पहले दिन से तय हो गया था, वसुंधरा जी के आने के पहले के 54 वोट हम वहां देंगे, 21 वोट हम यहाँ देंगे, टोटल हमारे 76 वोट थे। ये विभाजन पहले से मूव हमने पहले 3-4 बार कर लिया था, उनके आने से भी मूव हमने उनके सामने भी किया। तो ये कहना कि हम पहले से ही जान रहे थे, हमारे किसी नेता ने नहीं कहा कि हमारे 2 लोग जीतेंगे, वो बार बार कहते रहे कि चोर की दाढ़ी में तिनका था, उनको अपने आप पे विश्वास नहीं था, इस बात करता हूँ। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरह से
कांग्रेस के लोग जब आपकी सरकार थी तब घनश्याम तिवारी की चिंता करते थे तो आपको अखरता था, तो आप कहते थे कि हमारे परिवार के सदस्य हम खुद चिंता कर लेंगे। अब आप चिंता करते हैं राजेश पायलट की, अब आप माफ़ कीजिएगा सचिन पायलट की, अब आप चिंता करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की और तमाम जो दूसरे कांग्रेस के विधायक हैं दूसरे प्रदेशों में जिनका जमीर जाग जाता है, वो जमीर जगाने का काम आप कर लेते हैं। हमने चिंता नहीं की जब वो अपने आप को वहां पर अब इस तरह से जिसे कहना चाहिए विक्टिमाइज के रूप में अपने आप को महसूस कर रहे थे, उनके सम्मान उनको तो अपने आप हमारी नीतियों पे विश्वास करके कोई पार्टी में आएगा, ये तो पहले से रहा है। यदि सामने वाली पार्टी की कोई नीतियों पे विश्वास करके स्वयं जाए, एक नियम जो लोकतंत्र के अधिकार है, तो उसमें शायद किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज देश भर में अच्छे कांग्रेसी छोड़ करके जा ही रहे, चाहे महाराष्ट्र में गए चाहे उधर गए, और आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस ने उनके साथ जोड़ा है, तो इस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को ऐसी स्थिति में पा रही है, राष्ट्रीय पार्टी का लगभग स्थान भी होती जा रही है, न कोई नेतृत्व है, जिसके कारण से अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। संयम लोढ़ा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप तकनीकी तौर पर निर्दलीय हैं, लेकिन आप कांग्रेस विचारधारा के सब जानते हैं। मैं आपका स्टूडियो में इंतजार कर रहा था संयम जी, आप पहुंच नहीं पाए। सुना है कांग्रेस के लोगों ने फोन ही नहीं उठाया 7-8-9 दिन तक, निर्दलीयों ने और कांग्रेस वालों ने, इस दहशत में कि एजेंसीज के सर्वेलेंस पे हैं फोन। क्या इस तरह के फोन आए थे? अब तो कम से कम इस बात का खुलासा किया जा सकता है। मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी की हिम्मत नहीं बढ़ेगी मुझे फोन करें। कोई प्रलोभन देना तो दूर की बात रही, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो कुछ चक्र रच रही है लोगों को खरीद करके दिलवाने की, वही मंशा उसकी राजस्थान में भी थी। मालूम था कि कांग्रेस के पास 107 विधायक है और दूसरे काफी लोग उसके समर्थन में है, तो किस षड्यंत्र के तहत चौथा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा? इनका पूरा गेम प्लान अशोक गहलोत समिति के तहत धराशायी हो गया। ये तो बता रहे हैं ना, ये तो एलानिया बता रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बेचैनी थी, जो आपस में मतभेद थे, विश्वेंद्र सिंह जी, रमेश मीणा जी हैं, कैंप की बात की जाती है, भरत सिंह जी का नाम लिया देखो देवनानी जी ने बीच में, वो सब इन्होंने उजागर कर दिया। इनका यही उद्देश्य था। किसी तरह की कोई बेचैनी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी खुले विचार की पार्टी है, जिसमें बात कहने का सबको अधिकार है, और आप देखा आज जो मतदान का नतीजा निकला है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश के सामने नंगी हो गई है कि राजस्थान में इनका षड्यंत्र विफल हुआ। जो ये खरीद फरोख्त करना चाह रहे थे, वो खरीद फरोख्त बेहतर प्रबंधन के कारण सबको गहलोत ने विफल कर दिया। ठीक है संयम लोढ़ा साहब, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपको तो आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हिम्मत ही नहीं हुई कि फोन कर ले, लेकिन दूसरे ऐसे लोग जिनके बारे में दावा किया जा रहा है, आपके पक्ष से दावा किया जा रहा है कि फोन किए गए और उसकी जांच चल रही है, तो वो जांच कब तक सामने आ जाएगी? ये कब तक पूरी तरह साक्ष्यों के साथ आपने कहा कि ये नंगे होने वाले हैं, नंगे हो जाएंगे, ये तो बताइए जरा। सामने आएगी, जांच के नतीजे भी सामने आएंगे। पड़ोस के राज्य में किस तरीके से विधायकों के इस्तीफे हुए हैं वो आपके सामने है, और राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने किसको फोन किया है वो भी आ जाएगी। तो सरकारी रिकॉर्ड एंटी किया है, सैम जी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। अगर एक सवाल और है, लेकिन मेरा आपसे, हो सकता है मैं आपको साफ साफ सुन पाऊं। वासुदेव देवनानी जी वो विधायक हैं जिन्होंने आज से 6 महीने पहले करीब ये ऐलान किया था राजस्थान विधानसभा से बाहर निकलकर कि एमपी को राजस्थान की सरकार बहुत दिन की मेहमान नहीं है, तख्ता पलट होगा। ये वासुदेव जी बैठे हैं यहाँ साथ में, और अब इनका कहना यह है कि राज्यसभा चुनाव तो एक बानगी थी, हमने तो नापतोल की है इसमें। नापतोल का मतलब मेरा पैसे से नहीं है। क्या मेरा सवाल यह है कि आगे आपको और खबरदार रहना होगा? तो अशोक गहलोत की रणनीति सूझबूझ थी कि अभी आपको समय रहते भनक लग गई, अब आपको इस अलार्म के साथ ही जीना होगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थितियां हैं क्या संयम जी? ये देश में हर गैर भाजपा की सरकार को सदैव सतर्क रहना होगा, क्योंकि प्रजातंत्र के लुटेरे देश के सत्ता पर काबिज है, जो धन के बल पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। देश के अनेक राज्यों में जनादेश के साथ खिलवाड़ करके उन्होंने अनैतिक से अपनी सत्ता बनाई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर भाजपा रहना होगा।
चलिए जवाब लेता हूं देवनानी जी से, आपकी आवाज साफ आ भी नहीं रही है। देवनानी जी बोलिए। हमेशा अनैतिक काम करने का ठेका तो कांग्रेस को रहा है, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं किया। 93 आजादी के बाद 70 साल जब ये 50-52 साल जो सरकार में रहे, हमारी 93 विपक्ष की सरकार को भंग किया गया है बहुमत होने के बावजूद। तो ये इस प्रकार का लोकतंत्र का जो दुहाई दें, ये शायद शोभा नहीं देता। और चूंकि आप तो अभी निर्दलीय हैं, इसलिए कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस के एक भी विधायक ने नहीं कहा कि मेरे पास फोन आया। नहीं देवनानी जी, स्कोर तो आपका भी ठीक ठाक है। 6 ही साल में आपने 4 जगह परिवर्तन करके दिखाया। मैं 93 कह रहा हूं, तो उनको 4 में बदला ना, 60 साल में 93। और तब जब ना सोशल मीडिया था, ना आरटीआई था, ना इतना विजिलेंट था हमारा सिस्टम। आज तो ये सब होने के बावजूद आपने कर दिखाया। हमने भंग नहीं की, वो अपने आप इनके पार्टी के अंतर कलह से इनसे लोग दूर हो गए। तो जब आपके परिवार में ही आप एक नहीं हो, परिवार के लोग ही आपको छोड़ करके जा रहे हो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रांत स्तर पर, तो ये तो इनकी गलती है, ये अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। और आज भी मैं कह रहा हूं ये सरकार कोई 5 साल चलेगी, इसमें भी संदेह है, क्यों आंतरिक कलह इतनी है कि जो पता नहीं कब जो है ना विस्फोटक का रूप ग्रहण कर ले, ये समझ में नहीं आता। अभी तो आपने जो है किसी दबाव में लोगों को लालच देख करके अंदर 5-5, 15-15 मिनट एक विधायक को, नाराज विधायक को समय दिया। भैया 1.5 साल तक तो मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं मिली कि जरा वो कांग्रेसियों के साथ समय देते या निर्दलियों के साथ भी मिलते, उनकी समस्या सुनते। अब जो है ना, जब सर पे आई तब जाकर के इस प्रकार की स्थिति बनी। लोकतंत्र के अंदर नेता को तो इस प्रकार के करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने जन कल्याण के लिए असल में चौथा आदमी उतारा ताकि ये सब हो सके। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये बताइए, जो वासुदेव देवनानी साहब कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी जमीर जगाए जा सकते हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती सत्तारूढ़ दल के लिए आप देखते हैं क्या? हालांकि अशोक गहलोत को राजनीति का कद्दावर खिलाड़ी और जादूगर कहा जाता है राजस्थान में। श्याम सुंदर शर्मा, देखिए जेपी शर्मा जी, ये भाई मैं तो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, देवनानी जी, कालीचंद सराफ, अशोक लाहौटी सबने कहा था कि सरकार तो कुछ दिन चलेगी नहीं और चली जाएगी। लेकिन जिस प्रकार का वोटिंग हुआ और 123 अशोक गहलोत ने कांग्रेस को दिखाया और सोनिया गांधी को विश्वास दिला दिया कि मैं सत्ता ठीक चला रहा हूँ, बल्कि कुछ छोड़ी बहुत। आप देखिए आने वाले समय 2 साल बाद 4 राज्यसभा की सीटों के चुनाव होंगे। उस वक्त स्थिति होगी जब 42 प्रथम प्रायोरिटी के वोट होंगे, उस वक्त आपके सामने बड़ी विचित्र स्थिति होगी कि किस प्रकार से जीत हार हो। वो समय का इंतजार जरूर किया जा सकता है, भाजपा उस वक्त कुछ करे तो पता नहीं। लेकिन आज की स्थिति में तो अभी फिलहाल बहुत जल्दी में अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर कर दे नहीं मेरे को लगता है, क्योंकि अशोक गहलोत ने भविष्य के फैसले को देखते हुए, अंदाजा को देखते हुए उन्होंने कहा कि एसओजी का मामला दर्ज हुआ। अब एसओजी अब जांच कर रही है कि रिपोर्ट कब आएगी कब नहीं आएगी, तो आने वाला समय बताएगा। और कौन इन्वॉल्व था कौन नहीं था, ये सारी बातें आएगी सामने। अब देवनानी जी बार बार कह रहे हैं कि हमने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए चौथा उम्मीदवार खड़ा किया, जीतने के लिए नहीं किया। आपने अपने देखिएगा बीएसपी का और आपके सपा का वोट मध्य प्रदेश में लिया है भाजपा ने, अब वहां पे आप लोकतंत्र नहीं कहलाती। समय हो गया सर। ठीक है, ये देखना लेकिन होगा दिलचस्प कि आने वाले समय में ये घटनाक्रम राज्यसभा चुनाव का पिछले 1 पखवाड़े से जो चल रहा था वो क्या असर डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। असल में हम